हेलो एंड वेलकम टू गुरु शिष्य क्लासेस। गुरु शिष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो पार्ट आता है जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं तथा कौन कौन सी ग्लैंड्स है जिनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तथा उसके बाद में डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर दो पार्ट है, पहला है डाइजेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। ये दोनों पार्ट है, ये डाइजेशन ऑफ फूड का पार्ट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के भी दो पार्ट है, पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होती है। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ के अंदर कैविटी होती है, उसको माउथ कैविटी अथवा ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी के अंदर दो चीज़ होती है, एक टिथ होती है, एक टंग होती है, मतलब जीभ होती है। टिथ जिस सांचे के अंदर उपस्थित होते हैं उस व्यवस्था को बोलते हैं थिकोडोंट। ये माउथ कैविटी का डायग्राम दिया गया है। माउथ कैविटी के डायग्राम के अंदर अपन दांतों की बात करते हैं। सबसे पहले सामने के फ्रंट दांत है उनको बोलते हैं इंसाइजर। उसके बाद में फ्रंट दांत है, उसके जस्ट पास में जो नुकीला दांत है उसको बोलते हैं केनाइन। ये केनाइन दांत मांसाहारी जीवों के अंदर जैसे कुत्ते, शेर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, क्योंकि ये चीर फाड़ करने के काम में आता है। उसके बाद में केनाइन के जस्ट पास में ये दो दांत हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। और प्रीमोलर के जस्ट पास में अंत के अंदर ये दांत हैं, इनको बोलते हैं मोलर। माउथ के अंदर जीभ, टंग पाई जाती है। सबसे आगे का पोर्शन है वो हार्ड प्लेट है। हार्ड प्लेट के जस्ट पीछे का पोर्शन है उसको सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्तनधारियों के जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती अथवा डाइफाइडोंट दांत कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं। पहला है इंसाइजर, ये अनुपात है इनके, इंसाइजर 2 केनाइन 1 प्रीमोलर 2 मोलर 3 2 1 2 3 ये ऊपर वाले, और 2 1 2 3 ये नीचे वाले। ये ऊपर वाले दांतों का अनुपात है, ये नीचे वाले दांतों का अनुपात है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, आपसे पूछ सकते हैं। दांतों की कठोर सतह इनेमल कहलाती है। टंग फ्रेनुलम द्वारा माउथ कैविटी से जुड़ी होती है। ये टंग है, ये इसका जो पीछे का पोर्शन है यहाँ पे, ये जिस पोर्शन के जुड़ी हुई होती है उस पोर्शन को फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। कुछ जीव है जैसे छिपकली वगैरह, उनके अंदर आगे से जुड़ी हुई होती है, लेकिन मानव के अंदर ये जीभ पीछे से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में अपन बात करें, टंग पर जीभ पर स्वाद गलिकाएं उपस्थित होती है। माउथ कैविटी फेरिंग्स में जाके खुलती है। फेरिंग्स हवा तथा भोजन के लिए कॉमन पथ है। अपन फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स हवा, जैसे ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स हवा तथा भोजन के लिए कॉमन पथ है। ये ट्रेकिया है, ये इगोफेगस है, और यहाँ पे बीच के अंदर गाठी ढक्कन पाया जाता है। ट्रेकिया से हवा अंदर की तरफ फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है, तथा ये इगोफेगस का पार्ट है, इसके अंदर भोजन ग्रहण किया जाता है तथा आगे स्टोमक के अंदर चला जाता है। अब अपन को बात करनी है आगे इगोफेगस की। यह गाठी ढक्कन का काम बता दूँ, ये गाठी ढक्कन है। गाठी ढक्कन अगर हवा अंदर जानी है तो ये गाठी ढक्कन इगोफेगस पे आ जाएगा, और अगर भोजन अंदर जाना है तो ये इगोफेगस ट्रेकिया के ऊपर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं इगोफेगस की। इगोफेगस एक पतली लंबी नली है जो माउथ को स्टोमक से जोड़ती है। मैंने अभी पहले भी बोला था कि ये इगोफेगस है, और इगोफेगस के बाद के अंदर यहाँ पे स्टोमक आता है। यह पतली नली है जो फेरिंग्स को माउथ से जोड़ती है, स्टोमक से जोड़ती है, सॉरी। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टोमक। स्टोमक जे आकार का थैलीनुमा है। इगोफेगस एंड स्टोमक के बीच में स्पिंटर पाया जाता है। ये इगोफेगस है।
और ये स्टोमक है। इन दोनों के बीच के अंदर एक स्पिंटर पाया जाता है, उसका नाम है गैस्ट्रो इगोफेजियल स्पिंटर। ये ध्यान में रखना, गैस्ट्रो इगोफेजियल स्पिंटर कहाँ पे उपस्थित होता है। उसके बाद में अपन स्टोमक के पार्ट के बारे में बात करते हैं। आजकल की जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है फंडस, दूसरा है कार्डियक, तीसरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है बॉडी पार्ट, और चौथा पार्ट है पाइलोरिक। लेकिन ये पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर 3 ही पार्ट दिए हुए हैं। ये बॉडी पार्ट अभी नया ऐड किया एनसीईआरटी में, न्यू वाली एनसीईआरटी में बॉडी पार्ट को ऐड किया, आप ध्यान में रखना। इसको 3rd पार्ट है बॉडी पार्ट। उसके बाद में स्टोमक का जो अंतिम पार्ट है पाइलोरिक, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल का 4th पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर से 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है यू शेप ड्यूडेनम, उसके बाद में जेजुनम, उसके बाद में इलियम। जेजुनम व इलियम के अंदर एक डिफरेंस है, वो ध्यान में रखना। जेजुनम है लॉन्ग कॉइल्ड तथा इलियम है हाईली कॉइल्ड। अब लॉन्ग कॉइल्ड व हाईली कॉइल्ड में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग कॉइल्ड मतलब ये थोड़ा सा आगे चल के फिर कॉइल्ड, फिर थोड़ा सा आगे चल के फिर कॉइल्ड, फिर थोड़ा सा आगे चल के फिर कॉइल्ड, ऐसे हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉइल्ड। और हाईली कॉइल्ड के अंदर पास पास में बहुत क्लोजली कॉइल्ड होता है तो उसको बोलते हैं हाईली कॉइल्ड। बहुत कम जगह के अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो तो उसको हाईली कॉइल्ड बोलते हैं, बहुत दूर दूर हो तो उसको लॉन्ग कॉइल्ड बोलते हैं। ये डिफरेंस ध्यान में रखना। स्टोमक एंड ड्यूडेनम के मध्य स्पिंटर पाया जाता है, उसे पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं। जो स्टोमक का अंतिम पार्ट था पाइलोरिक, और ड्यूडेनम का स्टार्टिंग पार्ट, जैसे ये स्टोमक था। अब यहाँ से ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे स्पिंटर, ये पाइलोरिक और ये ड्यूडेनम, यहाँ पे स्पिंटर पाया जाता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, इसलिए इसको पाइलोरिक स्पिंटर बोला जाता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम पार्ट इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन होता है। उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, थर्ड है रेक्टम। कोलोन को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है असेंडिंग, दूसरा है ट्रांसवर्स और तीसरा है डिसेंडिंग। उसके बाद में अपन सीकम की बात करें तो सीकम बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके जस्ट पास के अंदर इसके जस्ट पास में नली नुमा संरचना होती है, उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। सीकम के अंदर सहजीवी बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो भोजन को पचाने में काम आते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, उसकी जो लेयर है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सीरोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, उसके बाद में सब म्यूकोसा और सबसे अंत में म्यूकोसा। ये सबसे इनर वाला पार्ट है, ये सबसे आउटर पार्ट है। सीरोसा सबसे आउटर पार्ट, उसके बाद में मस्कुलरिस, उसके बाद में सब म्यूकोसा, उसके बाद में सबसे लास्ट के अंदर है म्यूकोसा। सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर, ये थिन मेसोथेलियम की बनी होती है। मस्कुलरिस के अंदर 2 मसल्स पाई जाती है। सामान्यतः कई जगह 3 मसल्स भी मिलती है। फर्स्ट मसल्स है सर्कुलर मसल्स, सबसे अंदर की तरफ, मतलब सब म्यूकोसा के जस्ट पास के अंदर ये इनर है, इनर सर्कुलर मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इनको अल्टरनेट कैसे भी करके दे सकता है, अगला इसको इधर दे सकता है, इसको इधर दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है। उसके बाद में इसके अंदर वाला पार्ट है वो है सब म्यूकोसा, कुछ स्थानों पर ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसके अंदर ब्लड, लिम्फ एंड नर्व उपस्थित होता है। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं म्यूकोसा के बारे में। म्यूकोसा आर्नाल की सबसे आंतरिक परत है।
अनियमित वलय व छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाता है, उसे विली कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में। म्यूकोसा आरनाल की सबसे आंतरिक परत है। अनियमित वलय तथा छोटी आंत में अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे विली कहते हैं। अब अवशोषण के लिए विली की आवश्यकता पड़ती है। विली होती है अंगुलीनुमा स्मॉल स्ट्रक्चर। ये अंदर का पार्ट है, ये म्यूकोसा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और ये म्यूकोसा का पार्ट है। अब इसके ऊपर ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध विली होती है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया के बढ़ जाने से डाइजेस्टेड फूड है वो अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब होगा। विली सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। विली में कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। विली में एक बड़ी लसीका वाहिका होती है, जिसे लेक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा में गोबलेट सेल्स उपस्थित होती है, जो म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकोसा है, म्यूकोसा के अंदर दो चीज़ें बताई, एक तो विली बताई, एक गोबलेट सेल्स बताई, एक लेक्टियल बताई। म्यूकोसा के अंदर गोबलेट को सेल्स होती है, जो म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस का स्राव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हार्ड फूड है उसको सॉफ्ट फूड में चेंज करना पड़ता है, ताकि अंदर फ्रिक्शन कम हो सके। म्यूकोसा में गोबलेट सेल्स उपस्थित होते हैं, म्यूकस का स्राव करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें क्रिप्टस ऑफ लीवर कोन। क्रिप्टस और ऑफ लीवर कोन क्या है? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में विली के आधारों के बीच में कुछ ग्लैंड्स का निर्माण होती है। जैसे ये विली है, विली के जस्ट नीचे ये जो बेस है, आधार है, इनमें कुछ ग्लैंड्स उपस्थित होती है। इन ग्लैंड्स को ही क्रिप्टस ऑफ लीवर कोन कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। मैंने पहले बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक बार दोबारा देख लो, एलिमेंट्री कैनाल और उसके बाद में एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब अपन बात करने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। अब बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे होती है, उनकी क्या क्या पोजीशन है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले अपन माउथ की बात करें। माउथ के अंदर सिलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। सिलाइवरी ग्लैंड्स तीन प्रकार की बताई गई है। पहली है पेरोटिड। पेरोटिड चिक के अंदर, गाल के अंदर उपस्थित होती है। उसके बाद में है सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी लोअर जॉ, नीचे वाले जबड़े में उपस्थित होती है। उसके बाद में सबलिंगुअल। सबलिंगुअल लिंगुअल ये सब जीभ से रिलेटेड टर्म है। सबलिंगुअल है वो बिलो द टंग, जीभ के नीचे उपस्थित होती है। उसके बाद में अपन बात करें लीवर की। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेनक्रियाज की। ये तीन ग्लैंड्स दी हुई है, मेनली तीन पार्ट में, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में अपन बात करें लीवर की अलग से। लीवर में दो पालियाँ होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। प्रत्येक पाली होती है, प्रत्येक पाली पर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पे पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है या किडनी में पाया जाता है, तो आपका आंसर देना है लीवर। अब अपन बात करते हैं लीवर की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। पित्त पित्ताशय में सांद्रित व जमा होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पित्त कहाँ पे सांद्रित व कहाँ पे जमा होता है, तो अपन को लीवर आंसर नहीं देना है, पित्ताशय आंसर देना है। उसके बाद में मेनली दो डक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट हिपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। अब इसमें डायग्राम से मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि कॉमन बाइल डक्ट कैसे कैसे किस किस डक्ट से बनती है। ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की ये डक्ट है, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये है लीवर और ये लीवर की डक्ट है, इसको बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट तथा हिपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिलके एक कॉमन डक्ट का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद में सेकेंड डक्ट है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रिया से आने वाली ये डक्ट, इसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, तथा ये कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलकर हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करते हैं, जो ड्यूडेनम में खुलती है। उसके बाद में अपन बात करने वाले पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड है। एक्सोक्राइन पार्ट है उसे एंजाइम स्रावित होता है, एंडोक्राइन पार्ट है उसे हार्मोन स्रावित होते हैं।
ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पार्ट से एंजाइम स्रावित होते हैं, कौन से पार्ट से हार्मोन स्रावित होते हैं। ये भी क्वेश्चन अल्टरनेट देके कैसे भी पूछ सकता है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? पहला हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा हार्मोन है ग्लूकेगॉन। अब अपन बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में अपन बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड के दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, पहला है डाइजेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले अपन डाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि डाइजेशन किस चीज़ का कहाँ पे होता है, कौन से हार्मोन के द्वारा होता है। उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, किस चीज़ का कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गन में होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले माउथ के बारे में बात करते हैं। माउथ के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं 4 माउथ के अंदर। उसके बाद में एंजाइम्स होते हैं, 2 एंजाइम्स होते हैं मेनली। पहला है एमाइलेज, एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन, दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। माउथ की पीएच कितनी होती है? माउथ की पीएच 6.8 होती है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, माउथ की पीएच वाला भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि माउथ के अंदर स्टार्च का कितना % पाचन होता है? तो 30% पाचन माउथ के अंदर होता है। उसके बाद में ये भी पूछा जाता है कि लाइसोजाइम का क्या कार्य है? तो लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। उसके बाद में अपन बात करें स्टार्च का पाचन, लार एमाइलेज एंजाइम 6.8 पीएच के ऊपर स्टार्च को माल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद में माउथ के बाद में अपन आते हैं स्टोमक के ऊपर। तो स्टोमक के अंदर 3 सेल्स होती हैं। सबसे पहले नेक सेल्स, उसके बाद में चीफ सेल, चीफ सेल का दूसरा नाम पेप्टिक सेल। ये भी आपको याद रखना है, कभी चीफ सेल पूछता है, कभी पेप्टिक सेल ऑप्शन में डालता है, दोनों नाम याद होने चाहिए। उसके बाद में पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ये भी दोनों नाम आपको अलग अलग याद होने चाहिए कि पेराइटल सेल को ही ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। अब इनसे क्या, इनके काम क्या क्या है, इनसे क्या क्या स्रावित होते हैं वो देख लेते हैं। नेक सेल है वो म्यूकस का स्राव करती है। ये भी पूछा जाता है कि म्यूकस का स्राव कौन सी कोशिका से होता है। उसके बाद में है चीफ सेल, पेप्टिक सेल। चीफ सेल अथवा पेप्टिक सेल ये पेप्सिनोजन का स्राव करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल ये HCl और इंट्रेंसिक फैक्टर का स्राव करती है। उसके बाद में अपन बात करें आगे, स्टोमक में 4 से 5 घंटे भोजन संग्रहित रहता है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है। ये पेप्सिन है, ये हमेशा ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन के अंदर रहता है। उसके बाद में जैसे ही HCl स्रावित होता है तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। उसके बाद में अपन बात करें गॉबलेट सेल, गैस्ट्रिक जूस द्वारा स्रावित म्यूकस तथा बाइकार्बोनेट ये HCl से होने वाली हानि से बचाव करते हैं। मैंने अभी पहले बोला था कि म्यूकोसा के अंदर म्यूकस स्रावित होता है, उसमें गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है म्यूकोसा के अंदर। तो गोबलेट कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती है। तो म्यूकस तथा बाइकार्बोनेट ये दोनों HCl से होने वाली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हानि जो उससे बचाव करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें HCl के कारण स्टोमक की पीएच 1.8, मैंने पहले माउथ के अंदर बात की थी, उसके बाद में स्टोमक के अंदर बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आगे इंटेस्टाइन में बात करूँगा। माउथ के अंदर 6.8 पीएच मैंने बताई थी। उसके बाद में मैं स्टोमक में आया तो स्टोमक के अंदर पीएच 1.8 हो गई है। उसके बाद में अपन बात करें नवजातों के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दुग्ध का पाचन है। ये रेनिन नामक एंजाइम ओनली नवजातों में ही पाया जाता है। जैसे जैसे नवजात से एज आगे बढ़ती जाती है, किशोरावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था आती है, तो ये रेनिन एंजाइम है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये ओनली नवजातों में ही पाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है। ये तीन चीज़ें स्रावित होती है। तो बाइल की बात बाद में करेंगे, पहले पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम्स है वो सभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उसके बाद में इंटेस्टाइनल जूस है, उससे एक ही एंजाइम स्रावित होता है, एंटेरोकाइनेज। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स उपस्थित है उनकी बात करें तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, थर्ड है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फोर्थ है एमाइलेजेज, फिफ्थ है लाइपेजेज, सिक्स्थ है न्यूक्लियजेज। ये सभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन एंटेरोकाइनेज एंजाइम ऐसा है जो इनको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे अपन बात करें ट्रिप्सिनोजन है वो
काइनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये ट्रिप्सिन है ये पेनक्रियाटिक जूस के अन्य एंजाइम को एक्टिव करता है। उसके बाद में अपन बात करें बाइल की, बाइल के अंदर दो पिगमेंट होते हैं, एक है बिलीरुबिन, एक है बिलीवर्डिन। बाइल के अंदर साल्ट्स होते हैं, बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। एक ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, क्योंकि बाइल के घटक अपन को पूछ सकता है अगला कि बाइल के घटक क्या क्या है, ऑप्शन के अंदर डाल भी सकता है और उसमें दे सकता है कि बाइल के अंदर एंजाइम उपस्थित होता है तो नहीं होता है, ध्यान में रखना। वसा का पायसीकरण बाइल के द्वारा किया जाता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करता है बाइल, ये भी ध्यान में रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको सत्य असत्य कथन डाल के भी पूछ सकता है कि बाइल के कार्य क्या है, तो वसा का पायसीकरण है और लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करना है, ये दो कार्य हैं बाइल के, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में एक टर्म आती है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस क्या है? सीक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स प्लस सीक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स। सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या क्या है? माल्टेज है, डाइपेप्टाइडेज है, लाइपेजेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है। उसके बाद मैंने पहले बोला था कि माउथ की पीएच 6.8 है, स्टोमक की पीएच है 1.8 है, स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच है वो 7.8 है। ये पीएच आपको ध्यान रखनी है तीनों की। लास्ट के अंदर कॉमन है 0.8, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली डिजिट है वो चेंज है, तो वो स्टार्टिंग वाली डिजिट है उसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन एंजाइमेटिक रिएक्शन पे आते हैं, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में चर्चा कर लें। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन अथवा काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स तथा प्रोटियोजेज इसको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में सेकंड है एमाइलेज। एमाइलेज पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में लाइपेजेज है। लाइपेजेज का कार्य है फैट्स को डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करने का, डाइग्लिसराइड्स फिर मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करें न्यूक्लियोजेज, न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोजेज की उपस्थिति के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। पहले न्यूक्लियोटाइड आता है, उसके बाद में साइड आता है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे ये टाइड की जगह साइड डाल देते हैं कभी कभी, और ये साइड की जगह टाइड को आगे डाल देते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोजेज एंजाइम से न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है, ना कि साइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में अपन बात करें डाइपेप्टाइडेज एंजाइम है वो डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में माल्टेज है। माल्टेज की बात करें तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में अपन बात करें लेक्टेज की। लेक्टेज एंजाइम है वो लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आगे एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज का कार्य है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट करना। ये तीनों हैं, तीनों स्टेप ये पूरी ध्यान में होनी चाहिए आपके। कभी कभी यहाँ पे ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जोड़ देते हैं, कभी ग्लूकोज के साथ यहाँ पे ग्लूकोज जोड़ देते हैं, कभी ग्लूकोज के साथ यहाँ पे गैलेक्टोज जोड़ देते हैं। ये माल्टेज वाली, लेक्टोज वाली, सुक्रोज वाली, ये इनके तीनों के लास्ट के जो प्रोडक्ट है वो ध्यान में होने चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें न्यूक्लियोटाइडेज का क्या काम है। ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है। मैंने पहले भी ये एक स्टेप आई थी, एक बार पहले आप देख लो। ये है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोजेज एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके आगे वाली ये स्टेप मैंने आगे डाल रखी है। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की सहायता से न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये न्यूक्लियोसाइड्स है वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की सहायता से शुगर प्लस बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इस नाम के अंदर ही दिया हुआ है कि कौन सा एंजाइम किसको कन्वर्ट करेगा। इसमें टाइडेज है, टाइड्स है तो इसमें टाइडेज है, इसमें साइड है तो इसमें साइडेज है। ये ध्यान में रखना आप, ये ट्रिक है एक याद करने की। उसके बाद में है डाई एंड मोनोग्लिसराइड। लाइपेज की उपस्थिति में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन तो हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद में अपन को बात करनी है कि इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है, माउथ के अंदर कैसे होता है, स्टमक के अंदर कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ों का होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीज़ों का होता है, कैसे होता है। तो अपन बात कर लें पहले कि कैसे होता है, तो कौन से प्रोडक्ट का कैसे होता है। तो अपन बात करें तो पैसिव फॉर्म के अंदर ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का तथा क्लोराइडाइंस का। एक्टिव फॉर्म के अंदर फ्रक्टोज का, एमिनो एसिड्स का। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के रूप के अंदर ग्लूकोज का,
एमिनो एसिड्स का तथा सोडियम आयंस का। पहले तो ये दोनों आयन आप ध्यान में रखना। सोडियम आयंस है, इनका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है, तथा क्लोराइड आयंस है, इनका एब्जॉर्प्शन पैसिव फॉर्म के अंदर होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे पैसिव फॉर्म में एमिनो एसिड दे रखा है, एक्टिव फॉर्म में एमिनो एसिड दे रखा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर एमिनो एसिड्स दे रखा है, तीनों में एमिनो एसिड दे रखा है। तो हाँ, ध्यान में रखना कि एमिनो एसिड तीनों जगह ही आएगा, क्योंकि एमिनो एसिड अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो अलग अलग साइज़ के, अगर स्मॉल साइज़ का मान लो कि इतना सा है तो पैसिव फॉर्म से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर मान लो कि थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा है तो वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और मान लो कि इन सबसे भी बड़ा है, इनसे भी ज़्यादा बड़ा है, तो उसको तो फिर एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद में अपन बात करें, एक नोट है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल अविले होने के कारण ब्लड में अविले होते हैं। फैटी एसिड्स व ग्लिसरॉल, यूँ मान लो कि आप पानी के ऊपर तेल की बूंदें तैर रही है, पानी के ऊपर तेल की बूंदें ऐसे ड्रॉपलेट्स के रूप के अंदर कभी भी डिजोल्व नहीं होती, कभी भी घुलती नहीं है, ये ऊपर तैरती रहती है। ऐसा ही सीन है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स का। ये भी कभी ब्लड के अंदर विले नहीं होते, ये भी अविले होते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि माउथ के अंदर कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। जैसे टोबे को चबाते हैं लोग, तो टोबैको वगैरह है, इनका अवशोषण है वो माउथ के अंदर ही होता है। उसके बाद में अपन स्टोमक की बात करें, स्टोमक के अंदर जल का, सरल शर्करा का तथा एल्कोहलिक पदार्थ हैं, उन सब का स्टोमक के अंदर अवशोषण होता है। उसके बाद में अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे प्रमुख अंग है अवशोषण का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि अवशोषण का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, तो ध्यान में रखना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स का अवशोषण होता है। उसके बाद में अपन बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जल व खनिज आयनों का अवशोषण होता है। उसके बाद में अपन सबसे अंतिम पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे लास्ट पार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, सबसे पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस पीलिया। इसमें यकृत प्रभावित होता है, त्वचा व आँख का रंग पीला हो जाता है बाइल पिगमेंट के जमाव के कारण। बाइल पिगमेंट का अत्यधिक स्राव होने के कारण अपने नाखून, स्किन तथा आँखों का कलर पीला हो जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद में अपन बात करें वोमिटिंग की, वोमन क्या है, अमाशय में संग्रहित पदार्थों का मुख से बाहर निकलना। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन के अंदर से नियंत्रित होती है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये स्टोमक है, ये पहले ईगोफेगस है, ईगोफेगस के बाद में जस्ट आगे स्टोमक आता है। अब ये ऐसे बोल रहा है कि स्टोमक के अंदर जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये बाहर निकल जाता है ईगोफेगस के द्वारा, माउथ से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ ऐसे नॉर्मली तो निकलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पिंटर होता है। अब वो स्पिंटर ऐसे निकलने नहीं देता है। एक स्पिंटर का काम होता है वन वे का, ऊपर से भोजन आया, वो स्टोमक के अंदर चला गया, अब वापस नहीं आ सकता। स्पिंटर का मतलब ही यही है कि ये जैसे इसके अंदर मोशन होगा तो ये बाहर वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेडुला के अंदर, इसका वमन के अंदर होता है, वहाँ से सिग्नल आता है, तो ये स्पिंटर है, ये अपनी प्रॉपर सीक्वेंस में काम करना बंद कर देता है। उस वजह से इरेगुलर होने की वजह से ये फूड है, ये बाहर आता है ईगोफेगस में, और ईगोफेगस से फिर माउथ के अंदर। अब इसके साथ क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, HCl वगैरह होता है, ये सब इसके साथ बाहर निकलता है। तो HCl की वजह से ईगोफेगस के अंदर तथा माउथ के अंदर जलन होने लगती है। उसके बाद में अपन अगला डिजीज़ है डायरिया, प्रवाही का अत्यधिक असामान्य गति से बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना डायरिया कहलाता है। भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। उसके बाद में अपन बात करें कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की, मलाशय में मल रुक जाना ही कॉन्स्टिपेशन है। आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। उसके बाद में एपच, एंडाइजेशन क्या होता है और क्यों होता है, भोजन पूरी तरह नहीं पचता, उसको एंडाइजेशन कहते हैं। एंजाइमों के स्राव में कमी के कारण होता है। मसालेदार भोजन के कारण, अत्यधिक भोजन करने के कारण एपच की समस्या आती है। ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।